तो कहां तक सही है? शोरागढ़ों में बताइए, एक ऐसे वर्ग को, भूमियारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आपके। और ये हालात स्वाभाविक है भैया, रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्कोप है हम लोग के पास। शराबबंदी आपने की, सबने समर्थन किया, पर शराबबंदी से होने वाला रेवेन्यू लॉस, उसको कवर अप करने के लिए आपने और नियम बनाए, क्या आपने और नीतियां बताई, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा, उसके लिए क्या नए आपने प्रावधान बनाए कि भैया जो लॉस सरकार को हो रहा है उस लॉस को इस माध्यम से पूरा किया जाए। तो जब आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप्स ही नहीं है तो पर कैपिटल इनकम कैसे बढ़ेगी? और जब पर कैपिटल इनकम आपकी नहीं बढ़ती है तो आंकड़े दर्शाते हैं 6,000 रुपए एक बड़ी आबादी को दर्शाते हैं कि वो बड़ी आबादी कितना 94 लाख से कितना है ना, हाँ ये 94 लाख है, जो कि महज 6,000 रुपए आज की तारीख में 6,000 रुपए में गुजारा। क्या होता है भैया इस महंगाई में? कितने लोग हैं जो कि 6,000 रुपए में गुजारा कर पाएंगे? ये हालात मुख्यमंत्री, ये हालात एक ऐसे राज्य, और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी, मैं बार बार उन चीजों को दर्शाना नहीं चाहता। कई ऐसे उदाहरण हैं, बल्कि संभवतः आज का भी एक उदाहरण, जहां गए किसी और को श्रद्धांजलि देने और पुष्प वर्षा मेरे मुख्यमंत्री किस पर कर रहे हैं? अपने ही एक मंत्री पर। यही हंसने की बात नहीं है, ये चिंता का विषय, ये गंभीर विषय, ये नहीं ठीक है। कब आपने आखिरी बार देखा? हम लोग भी जाते हैं भैया श्रद्धांजलि देने, हम किसी पिता की जिनका निधन हो गया उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं और उनके जीवित सुपुत्र के ऊपर हम पुष्प वर्षा करते। क्या ये सही है? क्या ये एक मुख्यमंत्री की कार्यशैली? रहकर ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, हम लोग नहीं किसको कभी उठाया। प्रेस मीडिया में आती लोगों ने उठाया, मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में बोलते हैं कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाओ। एक मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, जबकि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अपर सचिव उनके सामने बैठे, उन्हीं से फोन पे बात करते हुए बोल रहे कि आपके साथ अपर सचिव बैठे हुए, उनसे भी आप बचा लीजिएगा। क्या ये चिंता की बात नहीं है? और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? ऐसे में जिन बातों को मैंने कहा, मैं चाहूंगा मेरे मीडिया के साथी भी उतनी ही गंभीरता से, और मेरे मुख्यमंत्री को विराम की जरूरत है, थक गए हैं, अब उनसे प्रदेश नहीं संभालता, उनको विराम की जरूरत है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जहां एक तरफ चिंता प्रकट करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। मैं चाहूंगा वो देश विदेश जहां जाकर अपना इलाज कराना चाहे, पर इसको गंभीरता से ले, उनके साथी सहयोगियों से पुनः आग्रह करें कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दिलाएं। और केंद्र सरकार और महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनकी इन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते केंद्र के प्रति, केंद्र के पास वो रिपोर्ट भेजे और केंद्र के माध्यम से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री के पद पर रहना प्रदेश को बहुत चिंताजनक परिस्थितियों में धकेलता जाएगा। आज मैं उन्हीं के ही गृह जिले जा रहा हूं। बिहार शरीफ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक बड़ी जनसभा, जनसंवाद आयोजित किया गया। तो आप करके हम लोग बात कर रहे हैं, बेटा खाइएगा, आप खा लीजिए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल
बिहार की विधानसभा में करते हो। और एक बार के भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे कि हमको शर्म आ रहे, माफी मांग रहे, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त। और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान है। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर, भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी माँ बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भाई ये क्या बयान दिया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज है, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद है, और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया, और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनकी स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक, मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए? होनी चाहिए। इनके इस बयान से साफ जाहिर है कि संभवतः वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। और ये चिंता मेरी जितनी मेरे मुख्यमंत्री को लेकर है व्यक्तिगत तौर पर, उतनी ही चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है। भाई, हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, मेरे शब्दों को गलत वे में ना लिया, मैं किसी को चिढ़ाने या किसी को हीन भावना से। और आज की तारीख में भैया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुई है, और ये होनी चाहिए, ये छुपाने वाली बातें नहीं है। कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री भी किसी ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या संभवतः शारीरिक बीमारी से जिसका असर, जिसका दबाव उनके दिमाग पर जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की बनती है, और एक बिहारी होने के नाते बिहारियों का अधिकार है इस बात को जानने का कि क्या गलत है हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री के साथ, क्यों इस तरीके में आ रहा है। और अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को छुपाए जाना और एक व्यक्ति को बीमारी में और धकेलते जाना कहीं से भी जायज नहीं। उनके आसपास के उनके शुभचिंतक जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, भाई अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। और जरूरत है तो मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत उनको दी जाए। इस तरीके से एक व्यक्ति को आप बीमारी में और नहीं धकेल सकते। संभवतः उनके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, और जो व्यक्ति खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त है वो भी नहीं समझ पाता इस बात को। ऐसे में वो इलाज कराए, पर उनके इस बीमारी का नुकसान
पूरे प्रदेश को हो, ये भी उचित नहीं। आज की तारीख में जब चर्चा हम लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण पे करनी चाहिए, जब देश को इस बात की, हमारे प्रदेश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मात्र 7% लोगों पर इस सर्वेक्षण के आधार पर बोझ है पूरे बिहार को चलाने का। शिक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आए, क्या उन आंकड़ों में दर्शाया गया कि मात्र 7% ग्रेजुएट है। तो सोचिए 7% लोगों पर पूरे प्रदेश की आबादी का बोझ है कि इस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाए। और इसके बाद जिस तरीके से गरीबी के आंकड़े इन्होंने सामने रखे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता करते नहीं करते। और क्या दर्शाते हैं यहाँ तक कि किस तरीके से अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आयोजित कर रहे हैं ना। क्या बताएंगे उनको कि आप लोगों को गरीब रखने के लिए हम लोगों ने एक के बाद एक नीतियां बनाई और उसमें हम सफल हुए। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी रेखा। क्या बताएंगे पिछड़ा वर्ग के लोग कि भाई हमने सिर्फ कुछ जातियों को लाभ देने के लिए पिछले 33 साल से ऐसी नीतियां बनाई कि सिर्फ कुछ जाति आप में से निकलकर आगे बढ़ गए और जो शोषित है वो वहीं के वहीं रहे। आज भी वंचित वर्ग वही है जहां आजादी के वर्ग। आज भी शोषित वर्ग में से एक बड़ी आबादी वही है जो आजादी के वक्त थी। तो ऐसे में मुझे बताएं ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में या मौजूदा सरकार के 33 सालों में ऐसी क्या नीतियां बनाई गई कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग को उसका लाभ दिखे। और अगर ये आंकड़े सही है, पहली बात तो भैया मैं नहीं मानता, हालात इससे भी बहुत ज्यादा बदतर है, इससे भी बहुत बुरे हालात है हमारे प्रदेश में। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो गलत, और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वर्क है, ही टेबल वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है ये आर्थिक सर्वेक्षण। पर अगर इनको एक बार के लिए सही भी मान लिया जाए तो इसका जवाबदेह कौन है भैया? क्या ये सरकार नहीं है जो 33 सालों से सत्ता में है? जो लोग गरीबों को आवाज देने की बात करते हैं, जो लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, बताएं इस सरकार में बैठे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले तमाम नेता बताएं भैया कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये, एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि भाई